Hello students, welcome to YouTube channel. This is Case Tutorial. So today we are studying class 6 NCERT chapter 9 New Empires and Kingdoms. Okay students, so हमने पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स पढ़ लिया था. ओके इनकी प्रशस्ति के बारे में पढ़ लिया था हमने. हर्षवर्धन की प्रशस्ति के बारे में पढ़ लिया था. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ लिया था. ओके अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं. हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड. ठीक है, कैसे किंगडम्स एडमिनिस्टर किए जाते थे. तो एज इन द केस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द villages remained the basic unit of administration. There were some new developments as well. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful either economically or socially because of their political and military strength. Okay, तो अब यहाँ पे क्या था कि नए जो पहले के जो किंग्स थे उनकी लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट रहती थी उन रूलर्स के लिए, और विलेज में जो छोटी छोटी बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस वहाँ पे रहती थी. ठीक है, अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसमें क्या है, किंग्स ने क्या अडॉप्ट किए हैं कुछ स्टेप्स को कि लोगों की सपोर्ट को विन करना है हमें. जो ज़्यादा पावरफुल है उनको अपनी तरफ खींचना है, जो इकोनॉमिकली या सोशली जो ज़्यादा पावरफुल है, पॉलिटिकली मिलिट्री, हमें उनका सपोर्ट चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नए रूल्स फॉलो किए गए थे, जैसे कि सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाज नाउ हेरिडेटरी. अब पहले क्या थी कि कुछ पोस्ट जो होती थी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वो हेरिडेटरी नहीं थी. हेरिडेटरी मतलब कि जैसे कि हेरिडेटरी का क्या मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाए, तो अब ये चीज़ हो गई थी कि हेरिडेटरी हो गई थी. इसका क्या मतलब है कि फादर का बेटा उसी पोस्ट को सक्सीड करे. ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हरिसेन कोर्ट पोएट था और साथ साथ वो महादंड नायक भी था या चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी था उसके फादर की तरह. ठीक है, तो मतलब जो उसके फादर की पोस्ट थी वही बाद में हरिसेन को भी पोस्ट मिली. तो उसके पास दो थी, एक तो कोर्ट पोएट था, साथ साथ वो महादंड नायक या चीफ जुडिशियल भी था. ठीक है, तो अब यही था कि हेरिडिटी का मतलब है कि जैसे किसी भी फैमिली से कोई फादर है वो चीफ जुडिशल है तो उसका जो आगे चल के उसका बेटा भी उसी पोस्ट पे आएगा, फिर उसके बेटे का भी बेटा उसी पोस्ट पे जाएगा. ओके, तो ये हेरिडेटरी जनरेशन टू जनरेशन चलेगी. फिर समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस. अब ये होता था कि कभी कभी होता था कि एक ही पर्सन कई सारी चीज़ें संभालना है, जैसे कि महादंड नायक. फॉर इंस्टेंसेस बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेन वॉज अ कुमार अमात्य मीनिंग एन इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर एंड अ संधि विग्रहिका मीनिंग अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. ओके, तो अब जैसे कि देखते हैं हरिसेन का एग्जाम्पल लेते, तो हरिसेन महादंड नायक तो थे, साथ ही साथ वो कुमार अमात्य भी थे, मतलब एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, और साथ साथ वो संधि विग्रहिका भी थे, मतलब वॉर और पीस के भी मिनिस्टर थे. मतलब देखो कितनी पोस्ट इनके पास थी. एक तो महादंड नायक की पोस्ट थी, दूसरी कुमार अमात्य की पोस्ट थी, और थर्ड संधि विग्रहिका की भी पोस्ट थी. ठीक है, तो ये सारी देखो, तो एक पर्सन कई सारे ऑफिसेस कई सारी पोस्ट को एक साथ संभाल रहा है. नेक्स्ट, बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. दीज इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी. ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट मैन होगा, एक आदमी, उसको जो इम्पॉर्टेंट होगा वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हिसाब से चलाएगा, और उसमें क्या है जैसे नगर श्रेष्ठ या चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटीज़ में इंक्लूडेड है. ओके, नेक्स्ट, द सार्थवा और लीडर ऑफ द मर्चेंट कैरावान्स, द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थास और स्क्राइब्स, ये सारे उसमें इंक्लूडेड थे. ओके, these policies were reasonably effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom. देख, ये पॉलिसीज़ तो एक तरीके से देखा जाए तो इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि मतलब जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही थी, और हम देख रहे थे कि जैसे एक पर्सन ने कई सारी ऑफिसेस को होल्ड करा तो उसको काफ़ी नॉलेज भी थी, वो चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते थे. और जनरेशन टू जनरेशन अगर पास हो रही तो उसको बचपन से ही जो उसके फादर वो काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होगी तो वो अच्छे से कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा लेते थे, वो अपना एक अलग ही रूल फिर बनाने लगते थे. ठीक है, एक इंडिपेंडेंट किंगडम ये सेटअप करने लेते थे, इतना स्ट्रांग हो जाते थे. ओके, तो ये सारी बातें थी. नेक्स्ट, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी.
अब इनके पास एक नई तरीके की आर्मी आई। तो लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विद एलिफेंट्स, चैरियट्स, कैवलरी एंड फुट सोल्जर्स। ठीक है, तो अर्लियर रूलर्स की तरह अगर हम देखें तो कुछ ऐसे किंग्स थे जिन्होंने अपनी खुद की एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बना रखी थी, जिनके खुद के एलिफेंट्स थे, चैरियट्स थे, कैवलरीज थी और फुट सोल्जर्स थे। ओके, समझ में आया कि मतलब इनकी जो अर्लियर रूलर्स थे उनकी खुद की जो किंग्स थे वो अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे, एलिफेंट्स थे, चैरियट्स मतलब रथ, कैवलरी, फुट सोल्जर्स थे। अब इसके अलावा बिसाइड्स देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम। ठीक है, अब इसके अलावा उनके पास मिलिट्री लीडर्स भी हुआ करते थे जिनके ट्रूप्स थे, तो जब उनको ज़रूरत होती थी वो अपने ट्रूप्स भी किंग को प्रोवाइड करते थे। दे वन नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। ठीक है, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। ठीक, जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी का जब पढ़ा था तो वहाँ पे सैलरीज कैसी थी, पेड सैलरीज थी, तो यहाँ पे कोई रेगुलर पेड सैलरी नहीं थी। नेक्स्ट, इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड। ठीक है, तो कुछ को पेड सैलरी मिलती थी या नहीं भी मिलती थी तो उनको लैंड देते थे। ठीक है, या जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था लैंड से उसको क्या करते थे, सोल्जर्स और हॉर्सेज या उनकी पूरी आर्मी को मेंटेन करने के लिए वो लगा देते थे। ठीक है, उसमें ये लगाते थे। दीज मेन वर नोन एज सामंतास। ठीक है, और जो रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करते थे उनको हम सामंताज कहते हैं। वेन एवर द रूलर वॉज वीक, सामंताज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक, जब रूलर बहुत ज़्यादा वीक है हो जाता था तो सामंता अपना खुद का एक अलग किंगडम बनाने लगता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। I hope this is clear to everyone. If you have any doubt, you can ask from me. Okay. Next, assemblies in the southern kingdom. The inscription of the Pallavs mention a number of local assemblies. These included the Sabha, which was an assembly of Brahmin landowners. ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि पल्लव्स की इंस्क्रिप्शंस में लोकल असेंबलीज़ का मेंशन किया गया है, इसमें ज़िक्र है लोकल असेंबलीज़ का। ठीक है, तो इसमें सभा इंक्लूडेड है, तो सभा में क्या, ब्राह्मण्स और लैंड ओनर्स, ठीक, यही इंक्लूड रहते थे। ठीक है, तो ब्राह्मण जो लैंड ओनर्स होते थे उन्हीं को इंक्लूड करते थे। एंड दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज़ विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एट्सेट्रा। अब इन सभा में क्या मतलब, जो जैसे गांव में इरीगेशन का काम है, वाटरिंग देना, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए रोड बनाना, कुछ लोकल टेम्पल्स के लिए, तो यही सब डिस्कस होता था। ओके, तो द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। ठीक है, अब उर एक ऐसा विलेज था जहाँ पे वो एक ऐसी विलेज असेंबली थी जहाँ पे ब्राह्मण्स लैंड ओनर्स नहीं थे। ठीक है, तो और ऐसा विलेज असेंबली थी जहाँ पे ब्राह्मण्स एज अ लैंड ओनर्स नहीं थे। तो एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। और नगरम जो मर्चेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता था, जहाँ पे मर्चेंट्स कलेक्ट होते थे, एक साथ होते थे, एकजुट होते थे, उन्हें हम नगरम कहते थे। एंड इट इज़ लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। ठीक है, और ये जितनी भी असेंबलीज हमने देखी, सभा, उर, नगरम, तो ये जो रिच पर्सनस होते थे या रिच और पावरफुल लैंड ओनर होते थे, रिच पावरफुल मर्चेंट होते थे, यही इन असेंबलीज़ को कंट्रोल करते थे। ओके, सो मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज़ कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज। तो यही सारी लोकल असेंबलीज़ कई सालों तक ये चली और इन्होंने अपना अच्छे से काम किया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। और नेक्स्ट हम 10th चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के जस्ट बाद मैं नेक्स्ट डे मतलब कल मैं आप सबको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी इस चैप्टर का मुझे। ओके, नेक्स्ट, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट्स। सो लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। तो इनकी जो ऑर्डिनरी लोग थे, कुछ कॉमन लोग थे किंगडम्स में जो लिखते थे। ठीक है, उनकी कुछ ग्लिम्स हैं, ओकेजनल ग्लिम्स, उनकी लाइफ्स के बारे में हम बताते हैं जिन्होंने कुछ अपना मतलब लिखा लोगों के बारे में। तो जैसे कालिदास, तो कालिदास इज़ नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। ओके, तो एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्लेज इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स वर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत वाइल वुमेन एंड मेन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। ओके,
तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये था, एक मेन इंटरेस्टिंग फीचर था कि जो किंग और ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, समझ में है ना, कि जो किंग और ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और बाकी जो वुमेन या मेन होते थे और कुछ जो बाकी किंग्स होते थे या कुछ ब्राह्मण्स वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक है, एंड हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजनना शकुंतलम, ओके, अभिज्ञान शकुंतलम जिसे हम कह सकते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, ये JNAN है तो अभिज्ञान शकुंतलम इज़ द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम शकुंतला। ठीक है, तो ये एक स्टोरी लिखी गई है, ठीक है, कालिदास के द्वारा, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये एक लव स्टोरी थी किसके किसके बीच की, दुष्यंत और शकुंतला की। तो दुष्यंत एक राजा थे और शकुंतला वुमेन थी, इन दोनों के बीच की लव स्टोरी लिखी गई थी। ओके, एंड सो वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले। और हमने एक पुअर फिशरमैन की भी स्टोरीज़ में हमें देखने को मिली, तो हम देख लेते हैं क्या है। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। आई होप ये दिस आपको समझ में आया होगा ना कि कालिदास जो थे वो कोर्ट किंग के कोर्ट में रहते थे और उन्होंने किंग की लाइफ की को डिपिक्ट किया, उसको एज अ रोल प्ले बताया, और ये उन्होंने ये इनके इंटरेस्टिंग फीचर भी बताया कि ज़्यादातर जो किंग थे और मोस्टली जो ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो वुमेन और मेन थे जो बाकी और दूसरे किंग्स थे या ब्राह्मण्स थे वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक है, और इनकी एक फेमस प्ले थी अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी के बारे में बताई है। ओके, नेक्स्ट है अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। तो अ फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swallowed बाय अ फिश। ठीक है, तो एक फिशरमैन था, ठीक है, तो उसने एक प्रेशियस रिंग ढूंढी, उसको मिली, तो वो रिंग कौन सी थी, वो रिंग जो दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ था, वो रिंग फिश ने खा ली थी। ठीक है, तो व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट द गेट्समैन अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रादर र्यूड। तो जब वो गया ना गेट पे, तो जो गेटमैन थे और चीफ पुलिस ऑफिसर उनको चोर समझने लगे और बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, रूडली बिहेव किया उनके साथ। फिर हाउ एवर द किंग वॉज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग एंड सेंट अ रिवॉर्ड फॉर द फिशरमैन। ठीक, फिर जब किंग ने उस रिंग को देखा तो किंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया और किंग ने फिर क्या किया, फिशरमैन को रिवॉर्ड भी दिया। देन द पुलिस ऑफिसर एंड द गेटमैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवॉर्ड एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। और फिर उसके बाद ये जो पुलिस ऑफिसर और गेटमैन थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो रिवॉर्ड है हम आपस में शेयर करेंगे और फिर साथ में फिशरमैन के साथ जाएंगे, ड्रिंक करेंगे। तो ये स्टोरी थी पूरी, कालिदास ने लिखी थी। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अच्छा, अब ये चाइनीज़ पिलग्रिम थी इसमें। अच्छा, ये अभी आगे भी है, थोड़ा सा ही ये चैप्टर अभी बचा है। ओके, चाइनीज़ पिलग्रिम्स Fayan noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. They were expected to live on the outskirts of the city. तो चाइनीज़ पिलग्रिम थे फायान जो यहाँ पे आए थे एज अ ट्रैवलर, उन्होंने देखा कि जो अनटचेबल्स थे, ठीक है, अनटचेबल्स, उनको बहुत गलत तरीके से ये जो हाई माइटीज़ या किंग्स थे वो ट्रीट करते थे और उनको ये वो बाहर ही सिटी के रहते थे। एंड उन्होंने लिखा, इफ़ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो वॉट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो क्या बोला कि जब वो देखते थे कि वो ऐसा कोई पर्सन टाउन के अंदर आ रहा है या मार्केट प्लेस में आ रहे हैं, तो जो रिच पीपल्स होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, एक स्टोन फेंकते थे और जितनी दूर तक वो स्टोन जाता था उतनी ही दूरी मेंटेन करके उससे बात करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, लोग उनको अवॉइड करते थे, उनको टच करने से अवॉइड करते थे, उनसे बात भी नहीं जल्दी करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो एक चाइनीज़ पिलग्रिम फायान ने अपने ट्रैवलॉग में सारी चीज़ें लिखी। एंड बान भट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग आर्मी। और जो बान भट्ट कौन थे, जिन्होंने हर्षचरिता लिखी थी, हर्षवर्धन के कोर्ट में ये पोएट थे, ठीक है, कोर्ट पोएट थे बान भट्ट हर्षवर्धन के। तो उन्होंने बताया किंग्स आर्मी के बारे में। तो द किंग ट्रैवल्ड विद एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स,
food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spices carried on carts or loaded onto pack animals such as camels and elephants. तो क्या बोला, किंग जब ट्रैवल करते थे तो वेपन्स के साथ साथ वो जो उनके डेली यूज़ के जैसे पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, फूड और कुछ एनिमल्स जैसे कि गोट, डियर, रैबिट, वेजिटेबल्स और स्पाइसेस, तो ये सब भी लोड करके कैमल और एलिफेंट में लेके जाते थे. एंड द ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स. ठीक है, और साथ साथ इनके साथ म्यूजिशियंस भी रहते थे जो ड्रम बजाते थे, और साथ साथ ऐसे लोग भी थे जो ट्रम्पेट्स प्ले करते थे. ठीक है, विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे, और जो विलेजर्स होते थे वो इनके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करते थे और इनकी हेल्प करते थे रास्ते में. दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फॉडर फॉर देयर एनिमल्स. ठीक है, रास्ते में जो भी गांव पड़ते थे वो इनको दही देते थे एज अ गिफ्ट, गुड़ देते थे, फ्लावर्स देते थे, और साथ साथ एनिमल को भी खाने के लिए चीज़ें देते थे. ओके, तो दे ऑल्सो ट्राइड टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशंस बिफोर हिम. और वो लोग भी किंग से मिलने की कोशिश करते थे और अपने बारे में बताते थे, और कोई भी कंप्लेन होती थी तो उनसे डिस्कस करते थे और यही एक्सपेक्ट करते थे कि किंग उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे. ओके, तो द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड. Elephants often trampled down the huts of villagers, and the oxen yoked to the caravans of merchants ran away scared by the tumult. As Ban Bhatt says, the whole world was swallowed up in dust. तो बोला कि जब वो चलते थे ना, मतलब जब पूरी आर्मी, जब पूरा ट्रूप निकलता था तो पूरी मतलब दुनिया धूल में मिल जाती थी. ठीक है, पूरे उसमें धूल हो जाता था, पूरा डस्ट हो जाता था जब इनकी पूरी आर्मी चलती थी. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई बान भट्ट ने. ओके, तो ये किंग्स की आर्मी थी. नेक्स्ट ये आप लोग एक्सरसाइज कर लीजिएगा, ट्रू फॉल्स वगैरह, कोई भी डाउट है तो पूछिएगा मुझसे. ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इस चैप्टर का यहीं पे एंड करते हैं. कल हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी तक आपने अगर बेल आइकन या सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल, या बेल आइकन ना प्रेस किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.